your own tutor. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हंग्री लर्नर चैनल और यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। तो फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना, क्रॉप के बारे में जाना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जाना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में जाना और सोइंग और मैन्यूअर फर्टिलाइजर्स एडिंग के बारे में जाना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इरिगेशन। तो सभी लिविंग बींग्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। पानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं पिए तो हमें हमारी मौत भी हो सकती है, और क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है और जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। इसी के साथ साथ पानी का अब्जॉर्ब करने के साथ साथ मिनरल्स फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो प्लांट्स में जो है वो 90% पानी भरा होता है। तो प्लांट्स को जर्मिनेशन के लिए भी पानी चाहिए होता है, और वो ड्राई प्लेस में या ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं हो पाता है एक्सेप्ट फॉर सम प्लांट्स जैसे कि कैक्टस। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और सभी प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। और जो यहाँ पे लिखा है वाटर ऑल्सो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। यानी कि पानी जो होता है वो क्रॉप को दोनों फ्रोस्ट यानी कि बर्फ़ जमने से भी बचाता है, और जो गर्म हवाएं होती है उससे भी बचाता है, पानी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। और पानी की मॉइस्चरिटी मेंटेन होने के लिए पानी को फील्ड को रेगुलरली वाटर किया जाता है, और जिससे कि ग्रोव है ना वो एकदम हेल्दी ग्रो हो। और ये जो रेगुलर इंटरवल्स पे पानी सप्लाई देने की प्रोसेस है उसे इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी और टाइम है इरिगेशन की वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप। जैसे कि वीट की टाइम इंटरवल अलग होगी और गेहूं की राइस की टाइम इंटरवल अलग होगी। सॉइल टू सॉइल यानी कि अगर ब्लैक सॉइल में उगाया जा रहा है तो उसकी इंटरवल अलग होगी, और जबकि रेड सॉइल में उगाया जाएगा तो उसकी इंटरवल अलग होगी। और सीज़न टू सीज़न यानी कि जब रेनी सीज़न में उगाया जा रहा है तो कम पानी यूज़ होगा, और जब समर सीज़न में हो तो ज़्यादा पानी का इरिगेशन फ्रीक्वेंसी होती है। और ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि सॉइल और क्रॉप में अपनी अलग अलग ट्रांसपीरेशन की कैपेसिटी होती है, और समर में इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है इसलिए। तो अभी क्या लिखा गया है कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन बहुत सारे हैं, और वो इरिगेशन यानी कि वाटर के सोर्सेज आपको लिखना है, जैसे कि वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा। तो जो नेक्स्ट जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि पुराने ज़माने में इरिगेशन कैसे किया जाता था। तो जब पुराने ज़माने में जो कुएं में और लेक्स में जो पानी था वो बहुत सारी मेथड्स से ऊपर लिया जाता था, और बाद में पानी इरिगेशन के थ्रू खेत में डाल दिया जाता था। और इसमें ह्यूमन लेबर भी बहुत यूज़ होता था। और फर्स्ट सिस्टम है जो मोट है, चेन पंप दूसरी सिस्टम है। तो मोट जो है ये वाली सिस्टम मोट है, जिसमें कि कुएं में से पानी लेकर यहाँ पे एक रास्ता बनाया जाता है जो सीधा जाकर खेत में जाता है। इसमें बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी पानी एक ही जगह पे पड़ा रहता है, एक ही क्रॉप के पास पड़ा रहता है, और दूसरों क्रॉप्स को पानी नहीं मिलता है। और जो दूसरी सिस्टम है वो है चेन पंप। चेन पंप में भी सेम होता था, मगर इसमें क्या होता था कि इसमें हमें पानी नहीं निकालना पड़ता था, और खुद पानी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि बकेट खुद पानी लेके आ रहा है और पानी डाल रहा है। तो ये दो पुराने ज़माने की दो मेन सिस्टम्स थी। और जो नेक्स्ट सबऑर्डिनेट सिस्टम्स है वो है ढेकली। ढेकली में क्या होता था कि हमें कुएं में से पानी डालना है, और जहाँ पे क्रॉप होंगे ना वहाँ पे वापस एक रास्ता बनाया होगा, मगर इस बार क्या होगा कि अलग अलग रास्ते बनाए होंगे एक एक क्रॉप के लिए। तो हमें एक मेन रास्ते पे पानी डालना है तो सभी क्रॉप्स को पानी पहुँच जाएगा, इसमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चैनलाइज किया गया है। देखिए ये एक रास्ता है, उससे यहाँ पे जाके ये एक रास्ता होता है, ये एक रास्ता होता है, देखा इसलिए यहाँ पे। और लास्ट जो सिस्टम है वो रहत सिस्टम है। इसमें बैल जो है
उसे घुमाया जाता है जिससे कि पंपिंग हो यहाँ पे और यहाँ से पानी निकल कर खेत में जाए। इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बेल कभी कभी घूमती नहीं है और इसी की वजह से पानी कभी कभी पहुंचता नहीं है फील्ड्स को, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेल अननेसेसरीली घूमने लगती है जिसकी वजह से पानी एक्सेसिव हो जाता है, थोड़ा वेस्ट भी हो जाता है पानी का। तो पंप जो है वो वाटर को लिफ्ट करने के लिए कॉमनली यूज्ड होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पंप है, फिर यहाँ पे एक पंप है, यहाँ पे एक पंप है, ठीक है। तो सभी जगह पे पंप्स तो यूज़ होते ही है। और यहाँ पे जो पंप्स आज के ज़माने में यूज़ होता है उसे चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। तो ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है मॉडर्न मेथड्स। तो मॉडर्न मेथड्स में एक मेथड है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम एकदम सही मेथड है दोस्तों। जहाँ पे पानी की कम व्यवस्था होती है वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे एक जगह पे स्प्रिंकलर बिठा देता है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे पानी उड़ता है, यहाँ पे पानी उड़ता है, यहाँ पे उड़ता है, यहाँ पे उड़ता है, सभी जगह पे घूमता रहता है और पानी की सभी जगह पे पहुँच जाता है पानी। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और जो सेकंड सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि एक एक क्रॉप के पास नल बिठाया जाता है, उसमें से पानी गिरता रहता है टपक 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 ऐसे। तो अभी मैं आपको ये मॉडर्न मेथड्स ध्यान से समझाऊंगा। ये देखिए, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे ये सिस्टम बहुत काम करती है। और यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं टॉप पे। मैंने बोला था कि यहाँ पे एक स्प्रिंकलर बिठा देते हैं, वो पानी चारों तरफ घूमता है और सभी जगह पे पहुँच जाता है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, यानी कि जब मेन पाइप जो है स्प्रिंकलर के नीचे, वहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वो पंप में जाता है और सीधा पंप में से पानी यहाँ पे छोटे छोटे काने होते हैं, छोटे छोटे काने होता है जैसे कि वाटर स्प्रिंकल होकर बाहर निकलता है और वो रोटेटिंग नोजल्स उसको चारों तरफ भेज देती है। तो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक क्रॉप के नियरेस्ट में एक नल फिट किया जाता है जहाँ से टपक टपक पानी गिरता रहता है। इसमें जहाँ पे पानी का कम यूज़ होता है और जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं होता वो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है और यहाँ पे सभी जगह यही फॉलो होती है क्योंकि इसमें पानी का ओवर वेस्ट नहीं होता और आप जब चाहो तब पानी के नल को बंद कर सकते हो। ये देखो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, देखो यहाँ पे नल फिट किया है, अरे पाइपलाइन फिट की है पूरी, उसके नीचे एक नल होता है जहाँ से टपक टपक पानी गिरता रहता है। और जो नेक्स्ट है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर वीड्स उग जाएंगे तो प्लांट्स को पूर्णतः प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि एक प्लांट है उसके बाजू में छोटे छोटे घास जैसा उग जाता है, उसे वीड कहते हैं और उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे वापस पहली और बूजो की कहानी आ जाती है। और पहली और बूजो वीट फील्ड के पास गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ प्लांट्स देखे, प्लांट्स के बाजू में कुछ और दूसरे घास जैसे प्लांट्स देखे जो वीट के साथ ग्रो हो रहे थे और ये इन प्लांट्स को ही वीड्स कहते हैं। वीड्स घास जैसे छोटे छोटे होते हैं और ये वीड्स को रिमूव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और इसे वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। मैंने आपको बोला था कि अगर वीड्स होंगे तो वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशंस, वाटर, एयर, स्पेस सब कुछ ले लेंगे जिससे कि प्लांट्स को कुछ नहीं मिलेगा और मुरझाकर मर जाएंगे। तो ये जो है, तो फार्मर्स ने बहुत सारे वीड्स को कंट्रोल करने के लिए और किल करने के लिए मेथड्स अडॉप्ट किए। और जो एक में से एक मेथड है टिलिंग। टिलिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है, आपने पहले देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टिलिंग होता है और इससे वीड्स अप्रूट हो जाते हैं और किल हो जाते हैं जिससे कि आगे वो शायद ग्रो नहीं होते। और जो आजकल जो फार्मर्स यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़र स्प्रे कर देते हैं जिससे कि वीड्स का रिमूवल स्टॉप हो जाए। और मगर इससे ये होता है कि इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। आपने पढ़ा था आगे कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है इससे, इसलिए हमें क्या तो मैन्युअल रिमूवल ऑफ सीड्स करना चाहिए या तो टिलिंग ऑफ सीड्स करना चाहिए जिससे कि न्यूट्रिएंट्स फिर से रीन्यूट्रिएंट हो जाए। तो नेक्स्ट जो है
वो है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पेस्टिसाइड्स जैसे ही वीडीसाइड्स आते हैं, और वीडीसाइड्स के एग्जांपल है 2.4-D। और ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आपको पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ वीडीसाइड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग क्या है कि हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हार्वेस्टिंग क्या होता है कि एक क्रॉप जब उग जाता है, पूरा पक जाता है, तो उससे एक ऐसे काट दिया जाता है जो रूट्स, सिकल की हावड़ा बोलते हैं इसे हिंदी में, सिकल से काट दिया जाता है। देखो ऐसा होता है, ठीक है। ये प्लांट्स को काट दिया जाता है और उसे 3-4 मंथ लेते हैं मैच्योर होने के लिए। तो हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री इज़ डन आइदर मैन्युअली या फिर सिकल से किया जाता है इससे। और ये जो मशीन है हार्वेस्टर, उससे भी किया जाता है। तो हार्वेस्टर्स लेबर और टाइम दोनों बचा देता है। और इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड्स टू बी सेपरेटेड। यानी कि जो हार्वेस्टर है, एक मिनट, हाँ, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें ग्रेन सीड्स जो शाफ है उससे अलग करने पड़ते हैं, या फिर क्योंकि उसमें शाफ जो है वो एडिबल नहीं होता और उससे हमारी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। ये कंबाइन से भी हो सकता है और थ्रेशर से भी हो सकती है प्रोसेस। देखो ये कंबाइन जो है उसमें से सीड्स निकलते हैं अलग और शाफ निकलता है अलग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर जैसे सर के ऊपर एक प्लेट रखते हैं, उसमें सीड्स होते हैं और फिर विंड की डायरेक्शन में हिलाते हैं, जिससे कि सीड्स हैवियर होने की वजह से डायरेक्ट नीचे पड़ता है, जबकि शाफ होता है वो विंड के साथ चले जाता है दूर। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है शाफ और इसे क्या बोलते हैं, सीड्स को रिमूव करने का। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपने पिछली बार भी बहुत सारा प्यार दिखाया और आज हैप्पी न्यू ईयर का दिन है, तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। और आज का साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी गिर चुकी है और हमें रिकवर करनी है उसे। और ये कोरोना भी साथ साथ चला जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों।